संपत सिंह ने हरियाणा के आदमपुर के हल्के के गाँव में की हैं, उनमें महिलाएं बिल्कुल नदारद हैं। मेरे पीछे भी अगर आप देखें, एक छोटी सी जनसभा आदमपुर गांव में कर रहे हैं। वो गांव जहां से निकलकर चौधरी भजनलाल ने न केवल हरियाणा बल्कि देश की सियासत में एक अलग मुकाम हासिल किया था, जिस गांव से उन्होंने शुरुआत की थी और शीर्ष तक पहुंचे, कांग्रेस में बड़े पदों तक पहुंचे, मुख्यमंत्री रहे लगातार, कभी जिंदगी में चुनाव नहीं हारे, सिर्फ एक करनाल को छोड़कर। उस गांव में भी महिलाएं बिल्कुल नहीं आती हैं। नेता भाषण देने आते हैं तो महिलाएं घरों में रहती हैं। वहां तक नेताओं की आवाज़ पहुंच जाती होगी तो वो सुन लेती होंगी, लेकिन क्या वो अपना मन बना पाती होंगी? क्या वो ये तय कर पाती होंगी कि वो किसे वोट देंगी? इस पर बड़ा सवाल खड़ा किया जा सकता है। यानी हरियाणा में अभी भी महिलाओं को इस तरह के कार्यक्रम में शायद आने की इजाज़त अभी नहीं है। और प्रोफेसर संपत सिंह के साथ हम जितने भी गाँव में गए हैं, कमोबेश सभी गाँवों में यही नज़ारा देखने को मिला है। एक तरफ तो दो घरानों की राजनीति है, एक तरफ ईमानदारी की, सच्चाई की और विकास की राजनीति। शाम के 6 बज चुके हैं। इस समय हम मोहब्बतपुर गांव में हैं। ये हल्का आदमपुर का एक गांव है जहां पर संपत सिंह पहुंचे हैं अपने सफ़र के। आज सुबह जो लगभग 7 बजे सफ़र शुरू हुआ था, उसके लगभग 11 घंटे बाद ये 20वां गांव है जहां पर चुनाव प्रचार करने वो पहुंचे हैं। इस पूरे सफ़र के दौरान एक और चीज़ जो हमें महसूस हुई है वो ये कि अभी चुनाव प्रचार में उतनी तेज़ी नहीं पकड़ी है जितनी अक्सर हरियाणा में देखने को मिलती है, क्योंकि अभी उतने लोग इन बैठकों में नहीं जुट पा रहे हैं जितने जुटने चाहिए थे। साथ में एक और चीज़, झंडे, बैनर और पोस्टर का बड़ा रिवाज हरियाणा में रहा है, लेकिन इस बार इस चुनाव में फ़िलहाल तक वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। ना कहीं झंडा नज़र आता है, ना कहीं पोस्टर या बैनर जो चुनाव प्रचार को और बढ़ाते हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव की तारीख, मतदान की तारीख नज़दीक आएगी, इसकी स्पीड और बढ़ती जाएगी और झंडे, बैनर, पोस्टर भी जगह जगह नजर आएंगे। क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संपत सिंह जी, मोहन सिंह जी, सिद्धि से नंबरदार जी, गुड़ा नंबरदार जी, अब क्या चीज आदमी कर देगा वो उसके लिए जनता लग जाए। तो अपनी रियासत बनाने में डाल रहे हैं, सियासत नहीं रियासत। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। क्योंकि रफ्तार ही है खबरों की धार, खबरों का रैला, सुबह 9 बजे से दिन भर, सिर्फ फोकस हरियाणा पर। हेलो, क्या करें? आपके पिक्चर में इतना पोल्यूशन जो है। डिमांड टू हैव वीडियोकॉन D2H असली HD, जो आपकी सिग्नल से पोल्यूशन हटाए और दे क्लीनेस्ट, फ्रेशेस्ट, क्लियरेस्ट पिक्चर। अब एयर में पोल्यूशन होना हो, ऑन एयर नहीं होगा। जी मीडिया को पटियाला हाउस कोर्ट से लगा झटका। सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ दायर याचिका खारिज। जी न्यूज संपादक सुधीर चौधरी ने जिंदल पर लगाया था अवमानना का आरोप। जी ग्रुप के खिलाफ सांसद नवीन जिंदल ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। कहा, जनता को गुमराह कर रहा है जी ग्रुप, दुष्प्रचार करने का लगाया आरोप। टिकटों पर बीजेपी में नहीं थम रही महाभारत। प्रदीप सांगवान के समर्थकों ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर काटा बवाल। रोहतक और सोनीपत में भी सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। करनाल से चंद्रमोहन बिश्नोई होंगे हजका के उम्मीदवार। कुलदीप बिश्नोई ने किया चंद्रमोहन की उम्मीदवारी का ऐलान। इनेलो के दुष्यंत चौटाला समेत 5 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। दुष्यंत ने पंजाब के उप मुख्यमंत्री
सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में भरा पर्चा। कांग्रेस के बागी विधायक धर्मवीर सिंह और अकाली विधायक चरणजीत सिंह का इस्तीफा मंजूर। स्पीकर कुलदीप शर्मा ने स्वीकार किया इस्तीफा। धर्मवीर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की छात्राओं ने किया हंगामा। रजिस्ट्रार ऑफिस में की तोड़फोड़। रिजल्ट को लेकर जताई नाराजगी। जी ग्रुप के खिलाफ क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने ठोका 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा। मद्रास हाईकोर्ट ने जी न्यूज पर लगाई धोनी की खबरें प्रसारित करने पर रोक। फर्जी एनकाउंटर मामले में अंबाला कोर्ट ने 2 पुलिस वालों को किया दोषी करार। पूर्व डीजीपी लक्ष्मण दास अरोड़ा समेत 4 आरोपी बरी। 20 तारीख को होगी सुनवाई, जाएगी सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वोट फैक्टर। आपके साथ मैं हूं स्वाति और आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। वोट फैक्टर में तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अचानक से बड़ी खबर सामने आ रही है। टिकटों को लेकर राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है कि राजनीति में टिकटों के सौदे होते हैं। ये वीरेंद्र सिंह का बयान है। जी हां, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी के टिकट वितरण पर सवालिया निशान लगाया। बीजेपी की ज्यादातर उम्मीदवार कांग्रेसी हैं, ये कहा है वीरेंद्र सिंह ने। जाहिर तौर पर सनसनीखेज बयान है ये उनकी ओर से। टिकटों को लेकर राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह का सनसनीखेज बयान सामने आया है। ये कहा है वीरेंद्र सिंह ने कि राजनीति में टिकटों के सौदे होते हैं और बीजेपी के टिकट वितरण पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। जी हाँ, तो राजनीति के लिहाज से और इस वक्त चूंकि चुनावी मौसम बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी को निशाने में लिया है। और जिस तरह से किरण चौधरी ने भी सवाल उठाए थे धर्मवीर सिंह को टिकट दिए जाने पर कि एक ही रात में आकर तस्वीर कैसे बदल गई, क्या टिकटों को खरीदा है धर्मवीर सिंह ने, तो उसी लिहाज से अगर देखें तो ये एक स्टेप आगे बढ़कर बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में टिकटों के सौदे होते हैं। वीरेंद्र सिंह का ये बयान अपने आप में एक बेहद अहमियत रखने वाला बयान है, क्योंकि काफी बड़े कद के नेता हैं वो, और उनके जरिए दिया गया हर बयान अपने पीछे बहुत बड़ी कहानी समेटे हुए होता है। बिल्कुल, और वीरेंद्र सिंह का यह बयान दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता आईडी स्वामी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है और उसके बाद जो बगावत बीजेपी में चल रही है उसी के मद्देनजर ये बयान वीरेंद्र सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने लगभग कांग्रेसियों को, जो पूर्व कांग्रेसी थे जो बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं, उन्हें टिकट दिया है। एक और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है टिकट वितरण पर, तो वहीं दूसरी ओर जो विरोधी हैं वो चुटकी ले रहे हैं और बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर के कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि वीरेंद्र सिंह का इससे पहले राज्यसभा के टिकट को लेकर भी खरीद फरोख्त की बातें सामने आई थी, जिस पर कांग्रेसियों ने ही उन पर पलटवार किया था और उनसे पूछा था कि अगर ऐसा है तो वो नाम क्यों नहीं लेते। तो यहां पर भी इस बयान में उनके ऊपर भाजपा के लोगों की तरफ से ये आरोप लग सकते हैं। पलटवार जब होगा तो इस तरह की बातें सामने आ सकती है कि आप नाम लीजिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरजीत जुड़े हुए हैं। अमरजीत, एक बार फिर से इस तरह के बयान देकर राजनीति में सनसनी मचा दी है वीरेंद्र सिंह ने। देखिए, वीरेंद्र सिंह का जो कद है राजनीति में, चाहे कांग्रेस में या हरियाणा की राजनीति में, वो कद बहुत बड़ा है। जो फिलहाल वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो बीजेपी की तरफ से जो टिकटों का बंटवारा हुआ, जिसमें जो 10 कैंडिडेट है उनमें से उन्होंने कहा कि आज तो कांग्रेस में उन्होंने जिसका जिक्र करते हुए कहा कि कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमोहन, धर्मवीर सिंह और राविंद्रजीत ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे और उन्हीं को टिकट दिए थे। उन्होंने कहा इस तरह के जो आज प्रदेश में जो बीजेपी अपना जो 2014 का कैंपेन स्टार्ट करेगी, 2014 में जो चुनाव लड़ने वाले, उसमें उन्होंने कहा कि इससे 10 में से 8 सीटें तो उन्होंने कांग्रेस को दी है। जी अमरजीत, जो टिकटों के सौदे को लेकर के सनसनीखेज बयान दिया है, इशारा किस ओर करने की कोशिश कर रहे थे वीरेंद्र सिंह? अमरजीत, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है अमरजीत से। बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवार कांग्रेसी हैं, ये कहना है वीरेंद्र सिंह का। साथ ही ये भी कहा कि राजनीति में टिकटों के सौदे होते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब बीजेपी ने टिकटों का बंटवारा किया था तो बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता ही इस चीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि ज्यादातर पूर्व कांग्रेसियों को बीजेपी ने टिकट दिए हैं। जी हाँ, तो वीरेंद्र सिंह का एक बेहद अहम बयान सामने आया है और उसमें सीधे तौर पर उन्होंने जो इशारों में तमाम बातें कही हैं, निशाने पर भारतीय जनता पार्टी को लिया है और ये कह दिया है कि उनका जो टिकट का जो वितरण प्रणाली रहा उस पर सीधे तौर पर सवाल निशान लगाए वीरेंद्र सिंह ने। अपने आप में बेहद अहम बयान है और भाजपा की तरफ से अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर निशाने पर बीजेपी को लिया है वीरेंद्र सिंह ने और ये कह दिया है कि टिकटों के जो सौदेबाजी इसमें हुई है, क्योंकि
जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व नेताओं को भाजपा की तरफ से टिकट दिए गए हैं। चलिए एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश वोट फैक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले उन मतदाताओं की जिनके ऊपर सभी राजनीतिक दलों की नजरें लगी हुई हैं और सभी दलों की तरफ से उन्हें रिझाने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। आज हम बात करेंगे 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर जाट वोटरों के असर की। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से पहले वहां के जातीय समीकरणों पर खास ध्यान रख रही है। जाट बहुल सीट मानी जाने वाली रोहतक, सोनीपत और हिसार में सभी दलों की नजर वहां की जाट मतदाताओं को रिझाने पर लगी है। लोकसभा चुनाव के सियासी अखाड़े में नेता, जातीय समीकरणों ने चुनाव को बनाया दिलचस्प। जाट फैक्टर का कितना रहेगा हरियाणा में असर? लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर तकरीबन सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने की घोषणा कर सभी तरह के कयासों से पर्दा हटा दिया है। इसी के साथ ही सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों के बीच जाने से पहले ये भी साफ कर दिया है कि उनके एजेंडे में राजनीतिक समीकरणों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वो चाहे बात जाट राजनीति का केंद्र माने जाने वाली लोकसभा सीट रोहतक हो, सोनीपत हो या फिर हिसार। सबसे पहले बात रोहतक लोकसभा सीट की। हरियाणा के जाट हर्टलैंड की सबसे अहम सीट है रोहतक। इस लोकसभा क्षेत्र में जाट वोट बैंक की ताकत को समझाने के लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर फरमाइए। रोहतक लोकसभा सीट पर अब तक 17 चुनाव हुए हैं, 15 आम चुनाव और 2 उपचुनाव। हर बार किला फतह किया जाट प्रत्याशी ने। इतना ही नहीं, दूसरे नंबर पर रहने वाले ज्यादातर उम्मीदवारों का ताल्लुक भी जाट समुदाय से ही रहा। जाटलैंड रोहतक से इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस ने हैट्रिक लगाने के लिए तीसरी बार अपने युवा चेहरे और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतारा है। दीपेंद्र हुड्डा 2005 और 2009 के चुनाव में अपनी करिश्माई जीत दिखा चुके हैं। हालांकि इन दोनों जीत का श्रेय उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया जाता रहा है। जबकि इनेलो ने दीपेंद्र हुड्डा की हैट्रिक से रोकने के लिए अपने मजबूत जाट उम्मीदवार शमशेर सिंह खड़कड़ा को उतारा है। हम आपको बता दें कि शमशेर खड़कड़ा किसी वक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते थे। महम हलके से ताल्लुक रखने वाले शमशेर खड़कड़ा ने 2009 का विधानसभा चुनाव पंचायती उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। कांग्रेस प्रत्याशी आनंद सिंह दांगी के हाथों मात खाने के बाद से ही शमशेर खड़कड़ा दोबारा अपने इलाके में सक्रिय हो गए। पहले निर्दलीय नेता के तौर पर कांग्रेस को चुनौती दे रहे थे। हाल ही में इंडियन नेशनल लोकदल के पाले में पहुंचकर शमशेर खड़कड़ा ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। इनेलो के झंडे तले वो पूरे जोशो खरोश के साथ इस बार रोहतक लोकसभा के चुनावी मैदान में हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले ही शमशेर खड़कड़ा ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज लहर है, आज होड़ है, सभी हलकों में कौन कितना मार्जिन देगा, जीत की कोई चर्चा नहीं है। जीत तो हमारी सुनिश्चित है और पूरी तरह से हम इस चुनाव को हमारी पकड़ में है। ऐसा मुकाबला है ही नहीं, हमारी बड़ी जीत है। और ये बड़ी जीत आप किसी भी गांव में जाके हमारे किसी भी कार्यक्रम में देख सकते हो। बीजेपी हजका गठबंधन ने भी यहां के जातीय समीकरणों को देखते हुए इस जाट बहुल रोहतक सीट पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पर दांव खेला है। ओम प्रकाश धनखड़ भी बीजेपी के जाट चेहरों में गिने जाते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ओपी धनखड़ दादरी से ताल्लुक रखते हैं, जो कि भिवानी जिले में है। दूसरे शब्दों में कहें तो जाट नेता ओपी धनखड़ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। इस बार वो कांग्रेस के सबसे हैवीवेट प्रत्याशी माने जा रहे दीपेंद्र हुड्डा का मुकाबला करते नजर आएंगे। कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी हजका गठबंधन को चुनौती देने के लिए इस बार आम आदमी पार्टी भी तैयार है।
आम आदमी पार्टी ने इस जाट बहुल सीट से नवीन जयहिंद को टिकट दिया है। युवा नेता नवीन जयहिंद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। वहीं बीएसपी ने मनोज यादव को मैदान में उतारा है। जी हाँ, ये कुछ अहम तस्वीरें आपके सामने हमने रखी कि आखिर जातीय समीकरण किस हद तक हावी रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर गुणपाल सांगवान जी, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुणपाल जी। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ओंकार चौधरी जी भी मौजूद हैं। ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन दोनों खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, जातीय समीकरणों को और नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि रोहतक की बात हो रही है, जरा रोहतक में लोकसभा के चुनाव किस तरह के रहे, इतिहास क्या कहता है, जरा इस पर नजर डालिए। समय है सोचने का। 24 फरवरी में 2 बात कही, एक तो अपना दुश्मन पहचान ले और एक बोलना एक को और छोड़ता। रोहतक हरियाणा का वो इलाका है जिसे राजनीतिक राजधानी के तौर पर पहचाना जाता है। 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था। 6 दशकों के कालखंड में वो 15वीं लोकसभा तक का सफर भारतीय लोकतंत्र ने तय किया है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के पहले सांसद अंतरिम लोकसभा के भी सदस्य थे। साथ ही वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। उनके योगदान को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें साल 1952 में रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया था। 1952 के लोकसभा चुनाव में चौधरी रणबीर सिंह का मुकाबला जमींदार पार्टी के उम्मीदवार हरिराम से था। चौधरी रणबीर सिंह को करीब 1,51,000 वोट मिले। हरिराम महज 81,000 वोट हासिल कर पाए। उन्नीस के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने सांसद चौधरी रणबीर सिंह को फिर से मैदान में उतारा। इस बार उनका मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार ध्वजाराम से था। चौधरी रणबीर सिंह करीब 25,000 वोटों से जीतकर दूसरी बार संसद में पहुंचे। उन्नीस के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी बदलकर चौधरी रणधीर सिंह को उम्मीदवार बनाया। उनके मुकाबले में जनसंघ की ओर से चौधरी लहरी सिंह मैदान में थे। इस बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लहरी सिंह पहली बार संसद में पहुंचे। जी हाँ, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि एक मतदाता किसी भी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को क्यों चुनता है, उसे मत क्यों देता है। लेकिन खास तौर पर अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर कास्ट फैक्टर एक अहम भूमिका निभाता है। और इसी पर बातचीत के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गुणपाल सांगवान जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। और सभी 10 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किस तरह से जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें साधने की कोशिश में उम्मीदवारों को उतारा, ये समझना चाहते हैं आपसे। गुणपाल जी। जी देखिए, काट छांट की राजनीति चली है। जहाँ जाट डोमिनेटेड एरिया हैं वहाँ जाटों को आपस में लड़ाने की कोशिश हुई है। जहाँ अहीर डोमिनेटेड एरिया है, जैसे गुड़गांव का है, वहाँ अहीरों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हिसार में जो है, हिसार में भी तरह तरह के नतीजे आने की उम्मीद है। सरसा में चौधरी देवीलाल का वर्चस्व रहा है, चौधरी देवीलाल परिवार का। और जाटलैंड में जैसा अभी आप देख रहे थे, रोहतक में हुड्डा फैमिली का वर्चस्व रहा है। चौधर नहीं मानी हुड्डा फैमिली की, लेकिन कई बार हुड्डा, 3 बार तो उनके पिताजी जीते, 4 बार जो है भूपेंद्र जीते और 2 बार उनके बेटे। तो इस तरह से उनकी चौधर तो रोहतक में आज तक नहीं है, लेकिन ये रहा है कि भी वहाँ हुड्डा जीतते रहे हैं। इसी तरह से भिवानी में चौधरी बंसीलाल फैमिली का वर्चस्व रहा है। और गुड़गांव में और पहले महेंद्रगढ़ में राव इंद्रजीत के परिवार का वर्चस्व रहा है, राव वीरेंद्र सिंह का। तो इस तरह से ये जो जाट लैंड है, हिसार में किसी का वर्चस्व नहीं रहा, लेकिन हिसार में जितने भी चुनाव हुए हैं 10 चुनाव जो है वो जाटों ने जीते हैं।
और 6 चुनाव जो है वो नॉन जाट ने जीते हैं, जिसमें 2 चुनाव तो अभी रिसेंटली जो भजनलाल के परिवार ने, और उससे पहले लाला अचिंत राम और उसके बाद गोपी भार्गव जी, ये 2 और एक बार मंदिराम गोदारा बीच में जीतते रहे, लेकिन वो सीट जाट डोमिनेटेड है। इस दफा जो समीकरण उभर के आ रहे हैं वो मेरा अपना अनुमान है कि जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी कह रहे थे कि कुछ सीट मैनेज की हैं जी, और उन सीटों में कुरुक्षेत्र की जो सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है वो जाट है, वहाँ से सीट मैनेज की गई है। इसी तरह से रोहतक की सीट मैनेज की गई है, इसी तरह भिवानी की सीट मैनेज की गई है। वीरेंद्र सिंह का आरोप जो बहुत झूठा नहीं है, हालांकि वीरेंद्र सिंह मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के और बेबाक बोलते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये मैनेजमेंट है ये पहले भी चला था। और बिल्कुल, इस चर्चा में आपके पास मैं लौटूंगा और आज भी बहुत सारे समीकरण समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओंकार चौधरी जी से भी जरा ये जानने। ओंकार जी, रोहतक को एक जाट बहुल क्षेत्र भी माना जाता है और वहां पर तादाद जिस तरीके से है, वहां अगर हम देखें तो 17 में से 15 बार जो लोकसभा चुनाव हुए, 15 लोकसभा चुनाव को जीता सीधे तौर पर जाट के प्रत्याशियों ने। जो उपविजेता रहे वो भी जाट ही सामने आए। तो ऐसे में क्या इस बार भी जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ जाट फैक्टर पर ही होगा? नहीं, जाट फैक्टर पे ही होगा जी, ठीक है। इसका जवाब ओंकार चौधरी जी से ले लेते हैं। देखिए, रोहतक तो बाई नेचर है ही जाट बाहुल्य सीट। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, हम सुन रहे हैं सर आपको। हाँ, तो पिछली लोकसभा में अगर देखें 2009 में, तो 3 सीटों से जाट एमपी जीत करके आए थे। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जीत करके आए थे, सोनीपत से जितेंद्र मलिक और भिवानी से श्रुति चौधरी। ये एक जाट लैंड माना जाता है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, भिवानी खास तौर से। हालांकि अगर मोटे तौर पर देखें तो हरियाणा की 10 में से 7 सीटों पर जाट मतदाता कहीं कम कहीं ज्यादा एक फैक्टर है और वो डिसाइडिंग फैक्टर है। केवल गुड़गांव, फरीदाबाद और अंबाला, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से 44 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं 90 में से जहां पर जाट फैसला करते हैं कि एमएलए कौन हो। 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाटों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन वहां भी। गुणपाल सांगवान जी, ये कहने की कोशिश वो कर रहे थे कि कई ऐसे सीट्स हैं जहां पर जाट फैक्टर जो है एक अहम भूमिका निभाता है। ये भी आपसे समझना चाहते हैं। दरअसल यहाँ पर अगर रोहतक की बात करें, जैसे कि साकिब बता रहे थे कि विजेता और उपविजेता हमेशा जाट समुदाय से ही रहे, लेकिन ओपी धनखड़ साहब को यहाँ से उतारना, विरोध चल रहा है पार्टी के भीतर। क्या यही एक वजह है कि ओपी धनखड़ साहब को यहाँ से उतारा गया क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है? नहीं, ओपी धनखड़ जो है वो उसकी असेंबली में बड़ी पुअर पोजीशन रही है पिछली दफा, और बीजेपी का जो सबसे पुअर कैंडिडेट है वो वहां से ओपी धनखड़ ही है। जैसा मैंने पहले कहा, जैसा चौधरी वीरेंद्र सिंह इशारा कर रहे थे, वो मैनेज किया गया है। मैं समझता हूँ वहां से सबसे बढ़िया जो कैंडिडेट था वो अभिमन्यु या मलिक, नरेश मलिक, इनमें से किसी को टिकट दे देते तो मेरा अनुमान ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा नहीं जीत पाता। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे के लिए बहुत ज्यादा अड़चन मुझे नजर नहीं आ रही है। तो बीजेपी ने कौन से समीकरण साधे हैं यहाँ पर? बीजेपी ने यहाँ से धनखड़ तो यहाँ का रहने वाला नहीं है। धनखड़ जो गांव में जमीन थी ढाकला में वो बेच के चला गया, घर था वो बेच के चला गया। ढाकला में इनका कोई लेना देना नहीं है, ढाकला झज्जर जिले के अंदर आता है। तो उस जिले में धनखड़ का कोई आधार नहीं है पूरे उसमें, अलबत्ता हरियाणा में आधार नहीं है। लेकिन बीजेपी जो है वहाँ एक
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से हरियाणा में काम कर रही है पिछले सालों से। डॉक्टर मंगल सेन की देहांत के बाद बीजेपी। लेकिन एक चीज समझाइए जरा हमें भी और दर्शकों को भी गुणपाल जी, कि आखिर जैसा आप कह रहे हैं कि ओपी धनखड़ का कोई जनाधार नहीं है, चूंकि वहां से है भी नहीं, लेकिन भाजपा के नेता कहते हैं कि जन्म चूंकि वहीं से हुआ तो आप इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी 272 प्लस के आंकड़े को फोकस करके चल रही है। फिर अगर ये दांव खेला गया है तो इसके पीछे क्या जातिगत समीकरण इस्तेमाल किए गए हैं? क्या जाटों को लड़ाने की कोशिश और उसके साथ जो अदर वोट हो गए वो खींचने की कोशिश, या क्या है ये? नहीं, ये नहीं है। असल में बीजेपी में कुछ लोग ये नहीं चाहते कि नरेंद्र भाई मोदी जो है वो 272 के आंकड़े को पार करे। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। ये बहुत बड़ी बात जी, ये बहुत बड़ी बात है जी। 2/3 बीजेपी नहीं चाहती है, नॉट 1/3, 1/3 चाहते हैं। 1/3 चाहते हैं, वोटर चाहते हैं, हिंदुस्तान का वोटर, और पर्टिकुलरली जाट, अहीर, गुज्जर, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण और पंजाबी, ये सारे की सारी जो मेजोरिटी कम्युनिटी हैं, जैसे हरियाणा में तो जाटों के बराबर का ही है तकरीबन, पंजाबियों का भी डोमिनेंस, तो ये सारे उसको मोदी जी को चाहते हैं। नहीं, एक चीज यहाँ पर जरा, और ओंकार चौधरी जी के पास चलते हैं। ओंकार जी, अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें, जैसा भी आपने भी कई इलाके का जिक्र यहाँ पर किया, अगर भिवानी की अगर हम बात करें, वहां से सोमवीर जो को उतारा गया, वहां के जातिगत समीकरण जरा समझाइए कि कौन सा फैक्टर है जो हमेशा काम करता है, और क्या कोई नए तरीके के साथ कोई राजनीतिक पार्टी आई है? किस सीट की बात कर रहे हैं? जी, भिवानी की बात करें। मैं सुन नहीं पा रहा हूं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या लगता है आपको? देखिए, महेंद्रगढ़ भिवानी सीट पर मुकाबला बड़ा रोचक रहने वाला है जी। आप जानते हैं कि धर्मवीर सिंह, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, ये कांग्रेस में थे, अभी तक सीपीएस थे, और पिछली बार बंसीलाल परिवार के विरोध के चलते इनको भिवानी जिले से टिकट नहीं मिल पाई थी। तो अंत समय में इनको गुड़गांव की सोहना सीट से टिकट दिया गया और वो वहां से भी जीत करके आ गए। आप ये भी जानते होंगे कि ये ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने चौधरी बंसीलाल को भी हरा रखा है, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह को भी हरा रखा है, और भिवानी में इनका एक अपना असर है, अपनी एक इज्जत है, अपना एक जनाधार है जी। भिवानी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंसीलाल परिवार का एक अभेद्य गढ़ रहा है, लेकिन एक ही नेता रहे हैं धर्मवीर जो इनको पटकनी देते रहे हैं, कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो इस बार वो चाह रहे थे कि उस सीट से उनको टिकट मिले, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि वहां पर श्रुति चौधरी सिटिंग एमपी थी, तो इसके चलते उनको टिकट मिलने की संभावना नहीं थी। जिस तरह की वहां उठापटक चलती रही है भिवानी में, उसको लेकर के इस बार धर्मवीर एडामेंट थे कि मुझे वहां से चुनाव लड़ना ही है। तो ऑप्शन तो उनके सामने, जब कांग्रेस टिकट देने को तैयार नहीं थी तो जाहिर है किसी दूसरी पार्टी में उनको जाना था, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बना दिया है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि हरियाणा में अगर कहीं रोचक मुकाबला इस समय देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि तो जातिगत समीकरणों के नजरिए से दूसरा चुनाव को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ओंकार चौधरी जी, इसीलिए सोनीपत सीट की मैं बात करूंगी, जाट बहुल सीट है ये भी, लेकिन रमेश कौशिक पर दांव क्यों लगाया बीजेपी ने, समझने की कोशिश करते हैं। रोहतक के बाद जिस लोकसभा सीट पर जाट वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है वो है दिल्ली से लगती सोनीपत लोकसभा सीट। कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी ने जातीय समीकरणों को साधने के लिए यहां जाट नेताओं पर ही अपना दांव लगाने का फैसला किया है। हरियाणा में जहां राजनीतिक दलों ने अपने सियासी गणित का गुना भाग कर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, तो वहीं 1971 के लोकसभा चुनाव में अस्तित्व में आई जाट बहुल सोनीपत में अगर जातीय समीकरणों को देखें तो यहां मलिकों का हमेशा से वर्चस्व रहा है। सोनीपत लोकसभा सीट पर करीब 12 लाख वोटर हैं,
जिनमें से 2 लाख से ज्यादा वोट सिर्फ मलिक गोत्र के हैं। सोनीपत लोकसभा सीट पर अब तक 11 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें 8 लोकसभा चुनाव में जाट प्रत्याशी ने जीत हासिल की। इनमें से 5 बार सोनीपत में मलिक गोत्र का कब्जा रहा। यहां से इसी जाति समीकरणों को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने मौजूदा सांसद जितेंद्र मलिक के मैदान छोड़ने के बाद गोहाना के विधायक जगवीर सिंह मलिक को टिकट दिया है। मलिक गोत्र को टिकट देने की वजह से यहां पर कांग्रेस को इसका फायदा भी मिल सकता है। सोनीपत जिले के साथ साथ जींद जिले के भी दर्जनों गांव मलिक गोत्र के हैं। कांग्रेस की तरफ से मलिक गोत्र के जाट नेता के उतारे जाने के बाद जाट बहुल सोनीपत लोकसभा सीट पर इनेलो ने राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। सोनीपत लोकसभा सीट पर मलिक खाप के मुकाबले में दहिया खाप की ताकत किसी भी लिहाज से कमतर नहीं है। ऐसे में इस जाट बहुल सीट पर हार जीत में दोनों गोत्रों की बेहद अहम भूमिका रहती है। पदम सिंह दहिया इनेलो के मजबूत नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के जगबीर मलिक और इनेलो प्रत्याशी पदम सिंह दहिया के बीच जोरदार मुकाबला हो सकता है। इस सियासी समीकरण में नया कोण भाजपा की रणनीति से मिला है। दरअसल बीजेपी ने इस बार सोनीपत लोकसभा सीट से ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव लगाया है। पहली बार बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में होंगे पूर्व मंत्री रमेश कौशिक। आपको बता दें कि रमेश कौशिक कुछ महीने पहले तक कांग्रेस में थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जाट बहुल सीट पर रमेश कौशिक को टिकट देकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। इसके पीछे सोच शायद ये है कि जगबीर मलिक और पदम सिंह दहिया के मुकाबले से जाट वोट बैंक का बंटवारा होगा और ब्राह्मण उम्मीदवार रमेश कौशिक इसका फायदा उठा ले जाएंगे। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में ऐसी मिसाल कम ही मिलती है। मसलन 1996 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अरविंद शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इस जातिगत समीकरणों के मद्देनजर ही बाकी दलों ने भी अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने जयसिंह ठेकेदार और बीएसपी ने सुमन सिंह शर्मा के नाम पर पहले ही मोहर लगा दी थी। कुल मिलाकर अगर देखें तो सभी राजनीतिक दल वहां के जातीय समीकरणों के आधार पर अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। अब देखना होगा कि सोनीपत का जनादेश किसके पक्ष में जाता है। वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। ओमकार चौधरी जी, यही समझने की कोशिश आपसे कर रहे थे हम कि सोनीपत सीट जो कि जाट बहुल सीट है, यहाँ पर बीजेपी ने क्या सोच और क्या रणनीति लगाई कि वो रमेश कौशिक को मैदान में उतार रहे हैं। और विकल्प तो था, प्रदीप सांगवान भी एक विकल्प थे, लेकिन उन्हें टिकट ना देकर के रमेश कौशिक को टिकट दिया है। देखिए, सोनीपत से प्रदीप सांगवान भी एक उम्मीदवार हो सकते थे, एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते थे, क्योंकि उनके पिता किशन सिंह सांगवान यहाँ से एमपी रह चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और दूसरे दावेदार कैप्टन अभिमन्यु थे, जो सोनीपत से चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने ये सोचा है कि दहिया खाप और मलिक खाप वो निश्चित तौर पर जो जाट वोट हैं वो बटेंगे जी। और ऐसे में चूंकि यहाँ का इतिहास रहा है, पहले भी जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अरविंद शर्मा यहाँ से निर्दलीय तौर पर जीत दर्ज कर चुके हैं, तो एक दांव है कि अगर गैर जाट वोट एक तरफ हो जाते हैं तो वहां से सीट निकल भी सकती है। और आप जानते हैं कि ये 3 जिले ऐसे हैं, सोनीपत, रोहतक और झज्जर, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा माना जाता है। और उन पर ये आरोप भी लगाते हैं उनके विरोधी कि सबसे ज्यादा अगर काम मुख्यमंत्री ने कराए हैं किन्हीं जिलों में जी, तो वो ये 3 जिले ही हैं। सोनीपत में लगातार उनके दौरे होते रहे हैं, कई परियोजनाओं की बात करते हैं, एजुकेशन सिटी की बात करते हैं कि हम एजुकेशन हब बना रहे हैं। इसके अलावा वो रेलवे का कारखाना वहां लेकर के कई तरह की वो दावे करते हैं सोनीपत को लेकर के। तो एक तरीके से ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार के नतीजे क्या होंगे। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब आईएनएलडी और बीजेपी के पैक्ट हुए हैं 5-5 सीटों पर इस प्रदेश में, तो सोनीपत वो सीट है जिसको भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। जी, यहाँ पर सोनीपत से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गुड़गांव की अगर हम बात करें तो गुड़गांव में 3 लाख मुस्लिम तो 3.5 लाख अहीर मतदाता हैं। यहाँ एक चीज गुणपाल जी,
बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, कांग्रेस ने अभी तक अपना पत्ता खोला नहीं है। बीजेपी की तरफ से अहीर चेहरा, आईएनएलडी की तरफ से एक मुस्लिम चेहरा। क्या यहां पर कांग्रेस के लिए क्या एक मुसीबत वाली बात सामने आ गई कि वो अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतारते हैं, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट उनके पास है, चाहे तो मुस्लिम उतारे चाहे तो अहीर उतारे, यहां पर अगर टकराव की स्थिति क्या उत्पन्न होगी? क्या अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतरा मुस्लिम वोट बटेगा, कोई अहीर उतरा तो अहीर बटेगा? देखिए, यहाँ कोई बंटवारा नहीं होना जी। पिछली दफा भी जाकिर हुसैन चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम उनके साथ कुछ वोट हरिजनों के भी थे जी। इस दफा एनएलओ ने टिकट दिया है, लेकिन जाट वोट जो है वो बाई एंड लार्ज सारे नॉर्दर्न इंडिया में बीजेपी का है बाई एंड लार्ज। लेकिन चूंकि हरियाणा कास्ट डोमिनेटेड है जी, तो यहाँ जाट जो है, जैसे ये अभी कह रहे थे, सोनीपत में वर्टिकल डिवीजन हो गया तो सोनीपत में रमेश कौशिक जीतना निश्चित रूप से है, रमेश कौशिक जीतेंगे। इसी तरह से अगर भिवानी में वर्टिकल डिवीजन हो गया तो वहां से जो है राव बहादुर सिंह जीतेंगे 100%। और इसी तरह से वर्टिकल डिवीजन अहीर अपनी लीडरशिप को खत्म नहीं करेगा। अहीर जो है उनका सबसे बड़ा लीडर जो है आज तक जो हरियाणा में हुआ है और जिनका डोमिनेंस रहा है 1857 से, वो राव परिवार है। इसलिए अहीर वोटर वहाँ 3 लाख के करीब है और जाट वोटर 1.25 लाख 1,30,000 के करीब है। बाकी जो हैं गरीब हैं अमीर हैं जो भी हैं, मतलब वो मोदी के हिसाब से इस दफा बहुत वोट मिलेंगे। मोदी गरीबों का मसीहा है और मोदी के हिसाब से वोट मिलने का कारण एक बहुत फैक्टर जो है वो हरियाणा स्टेट में सेंटर की भी और हरियाणा की दोनों एंटी इनकम्बरेंसी काम कर रही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि वहां से इंद्रजीत को कोई चुनौती देने के काबिल है। ठीक है, आपको तो ये नहीं लगता कि राव इंद्रजीत को कोई टक्कर दे पाएंगे, लेकिन ओमकार जी आपको क्या लगता है? आप इसी राय से सहमत हैं कि वहां पर एक तरफा मुकाबला होगा या फिर आपको लगता है कि ट्विस्ट है कुछ वहां भी? नहीं, देखिए, एक तरफा मुकाबला होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है जी। लेकिन मैं सांगवान जी की इस बात से सहमत हूं कि दक्षिण हरियाणा में अगर किसी परिवार का सम्मान और दबदबा रहा है राजनीतिक तौर पर, तो वो रामपुरा हाउस रहा है। रामपुरा हाउस मतलब राव वीरेंद्र सिंह, जो राव इंद्रजीत सिंह के पिता थे, कई बार यहां से जीते हैं महेंद्रगढ़ सीट से, केंद्र में मंत्री रहे हैं और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। खुद राव इंद्रजीत सिंह एमएलए भी रहे हैं जी, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। और किन परिस्थितियों में उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी है ये बताने की जरूरत नहीं है जी। जो 3 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की है और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें रमेश कौशिक, उनमें धर्मवीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह। तो दक्षिण हरियाणा में जिस परिवार का ठीक है, लेकिन खास बात ये भी है और ये देखा भी गया है कि मेवात इलाके से एक भी सीट नहीं जीत पाए थे राव इंद्रजीत। और साथ ही अगर इस सीट की बात करें तो सिर्फ कास्ट फैक्टर ही नहीं, रिलीजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, जहां तक गुड़गांव सीट का सवाल है जी, यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्ट अहीर वोट वो सबसे ज्यादा है और अहीरों के सबसे बड़े नेता अभी भी दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह हैं। योगेंद्र यादव वहां से जरूर लड़ रहे हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनका एक सम्मान रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से उनकी कितनी स्वीकृति वहां होगी और वो कितने कामयाब होंगे ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। ठीक है ओंकार चौधरी जी, अभी तक हालांकि कांग्रेस ने सीट को लेकर के अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन 3 नाम जो है वो रेस में है, राव चिरंजीव का, रावदान सिंह का और आफ्ताब अहमद का। अगर इस सूरत में अगर मान लीजिए मसलन आफ्ताब अहमद को मैदान में उतार लिया गया तो क्या मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ जाएंगे जाकिर हुसैन और आफ्ताब अहमद के बीच और फायदा राव इंद्रजीत को होगा? इसी सूरत में अगर राव चिरंजीव को उतारा गया या फिर रावदान सिंह को उतारा गया तो फिर आपका विश्लेषण क्या कहता है, इन परिस्थितियों में क्या होंगे समीकरण?
देखिए, मेरा ये मानना है कि हरियाणा जो है वो एक अलग टापू नहीं है राजनीतिक तौर पर। जी। पूरे देश में इस समय जो एक वेव दिखाई दे रही है उससे हरियाणा भी अछूता नहीं है। और गुड़गांव जो है वो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। तो दिल्ली में भी एक जो वेव दिखाई दे रही है इस समय नरेंद्र मोदी की, या आसपास के जितने राज्य हैं उनमें भी एक वेव दिखाई दे रही है, और कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण इस समय पूरा दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में चाहे रावदान सिंह आए, चाहे कैप्टन अजय यादव के सुपुत्र आए, या कोई XYZ आए, आफ्ताब अहमद या कोई भी, मुझे लगता नहीं है कि वहां से राव इंद्रजीत को कोई बहुत निकट की टक्कर वो देने में सक्षम हो पाएंगे ऐसे माहौल में। जी, लेकिन गुणपाल जी, एक बात कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर चूंकि मोदी की लहर है तो कोई भी टक्कर शायद ही दे राव इंद्रजीत को, लेकिन जब मोदी की लहर की बात होती है तो एंटी लहर की भी बात होती है, और खासतौर पर मुस्लिम खेमे में अगर हम जाएं तो वहां पर यह प्रचारित किया जाए या तथाकथित कह ले हम एक एंटी लहर होती है। यहाँ पर अगर मुस्लिम जो वोट है वो अगर एकमुश्त हो जाता है और किसी मुस्लिम प्रत्याशी की तरफ चला जाता है तो क्या कुछ दिक्कतें आएंगी राव इंद्रजीत के लिए? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मुसलमान जितना करड़ा होकर जाकिर के पीछे लगेगा, नॉन मुसलमान उसके राव इंद्रजीत के पास आ जाएगा, और वो इतना मेजोरिटी से जीतेंगे, थम्पिंग मेजोरिटी से। पिछली दफा तो 50-60 हजार के आसपास जीते थे, लेकिन इस दफा वो 1.5-2 लाख से जीतेंगे अगर ये सवाल उठ गया तो। लेकिन 15% मुसलमान मेव जो है, मेव कोई मुसलमान तो है नहीं, मेव कोई मुसलमान नहीं है, मेव तो इन्हीं में से बने हुए हैं, इंद्रजीत के गोद के भी मेव ठीक है। हैं लेकिन वहाँ। पिछली दफा मेवात से कोई जीत हासिल नहीं हुई थी राव इंद्रजीत को, ये भी फैक्ट है। 15% वोट पिछली दफा भी मिले थे जैसा मुझे याद है, और उस टाइम जो है पूरा जोर हराने के लिए लगा रखा था चौटाला ने भी और भूपेंद्र हुड्डा ने भी, लेकिन उसके बावजूद इंद्रजीत थम्पिंग मेजोरिटी से जीते थे। इस दफा चौटाला फैक्टर जो है, चौटाला फैक्टर उतना काम बाकी तो करेगा, लेकिन यहाँ इस सीट पर नहीं करेगा जाकिर के लिए। तो क्या ये मानकर चला जाए कि गुणपाल जी, गुड़गांव एक ऐसा सीट बनकर उभरेगा जहां पर जातिगत समीकरण से ज्यादा धार्मिक समीकरण काम कर जाए? क्योंकि आपने कहा कि मुस्लिम अगर एकमुश्त होता है तो गैर मुस्लिम जो है वो एक साथ हो जाएंगे। ये हकीकत है। जहां जहां भी ये नारा लगाएंगे ना, मुसलमान जो है जितना नॉन मुसलमान से नफरत करेगा, वहीं जातीय समीकरण सारे का सारा बीजेपी के हक में जाएगा। कंप्लीट मेरा ये मानना है कि बीजेपी के हक में एक तरह से लहर है, उस लहर को बीजेपी वाले ही खराब कर रहे हैं। कांग्रेस तो कहीं टक्कर में ही नहीं है, बीजेपी के लोग खराब कर रहे हैं, नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी 200 से टपे, ये दिक्कत है। बाकी तो अगर सारे के सारे एकजुट होते, जैसे नरेंद्र मोदी सारा हिंदुस्तान में घूम रहा है लेकिन बीजेपी का कोई लीडर उसके साथ सिवाय राजनाथ सिंह जी के कोई जाता ही नहीं जी। तो इन हालात में अकेला सारी पार्टियों से लड़ रहा है इंक्लूडिंग बीजेपी, और मैं समझता हूं कि गरीब तबका अब की दफा जो है वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा, उसमें पिछड़ा भी आ जाता है, अगड़ा भी आ जाता है, और तथाकथित जो भी देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सी पार्टी 272 के आंकड़े के करीब या फिर उसको पार करती है। बिल्कुल। ओमकार चौधरी जी, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि हिसार पर बहुत ज्यादा हमने विश्लेषण नहीं किया है। हिसार पर अगर मुकाबले की बात करें तो ये आपको कितना रोचक लगता है? क्योंकि पहले आईएनएलडी के साथ थे संपत सिंह, इस बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और मैदान में सामने हिसार से दुष्यंत चौटाला है खुद और कुलदीप बिश्नोई। देखिए, हिसार पे एक दिलचस्प मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। बहुत लंबे समय तक संपत सिंह चौधरी देवीलाल के साथ रहे, बल्कि कहना चाहिए कि चौधरी देवीलाल ही उनको उनका हाथ पकड़ करके लोकदल की राजनीति में लेकर के आए थे, और देवीलाल जी के बाद वो चौटाला जी के साथ रहे, उनकी सरकारों में वित्त मंत्री और गृह मंत्री भी रहे, लेकिन मतभेदों के चलते उनको उनका साथ छोड़ना पड़ा और कांग्रेस में वो शामिल हुए। पिछला चुनाव वो लोकदल के टिकट पर लड़े थे और भजनलाल जी से बहुत कम वोटों के अंतर से उनकी हार हुई थी, शायद 6,500 या 7,000 वोटों से वो हारे थे।
और उस समय उन्होंने ये आरोप लगाया था कि अगर ओम प्रकाश चौटाला उनको सहयोग करते और उनके कुछ कार्यकर्ताओं को भिवानी नहीं भेजते अजय चौटाला को के जनसंपर्क के लिए, तो उनकी जीत तय थी। बहरहाल इस बार चौटाला फैमिली से दुष्यंत हैं, खुद संपत सिंह कांग्रेस के टिकट पर हैं और सिटिंग एमपी जो हैं अपने कुलदीप बिश्नोई वो भाजपा हजका के जॉइंट कैंडिडेट वहां से हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 2 चुनाव कांग्रेस वहां से हारी है और जयप्रकाश की जमानत जब्त हुई थी पिछली बार जी। तो कांग्रेस का कोई व्यापक जनाधार वहां पर होगा मुझे लगता नहीं है। हाँ, संपत सिंह का जरूर एक सम्मान इस इलाके में है, तो संपत सिंह एक ठीक ठाक टक्कर दे सकते हैं। और दुष्यंत अभी युवा हैं, उनका पहला चुनाव है, उनके लिए एक कहना चाहिए सीखने के लिए एक ठीक ठाक इलेक्शन हो सकता है। देखने वाली बात है कि चूंकि यहाँ पर गुणपाल जी आपने हरियाणा में और हर राजनीतिक दल की हर पीढ़ी को देखा है, यहाँ पर चौथी पीढ़ी उतर रही है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से दुष्यंत चौटाला के रूप में। इस पीढ़ी को और इस उम्मीदवार को आप किस तरीके से आंकते हैं? क्या सीखने के लिए सिर्फ उतर रहे हैं या एक मजबूत कैंडिडेट है? देखिए, दुष्यंत चौटाला जो है जी वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है जी। कांग्रेस की वही हालत होनी है जो जयप्रकाश की हुई थी। और जितने और जाट खड़े कर रखे हैं, आपने युद्धवीर सिंह को खड़ा कर रखा है, एक IAS अफसर है, सबको पता है वो किसने खड़ा किया है। मैनेजमेंट है वहाँ, किसने खड़ा किया है। कैसे मैनेजमेंट की बात करें आप गुणपाल जी? हाँ, इसी तरह से मैनेजमेंट है वहाँ, क्योंकि चौटाला फैमिली के युद्धवीर सिंह बतौर IAS अफसर खिलाफ रहा है और उसको हिसार में जानबूझ करके रखा गया रिटायरमेंट तक, ताकि वो हिसार से चुनाव लड़े। ये सरकार की मंशा रही है। मैं ये नहीं समझता कि वहां से बहुत कोई टक्कर होगी। वहां तो नारा एक ही लगेगा कि पिंजरे के तोते ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पिंजरे के तोते ने तो चौटाला परिवार के 2 दिग्गजों की जेल करवा रखी है, लेकिन जनता उस जेल को तोड़ने के लिए दुष्यंत चौटाला को वोट देगी। ठीक है, लेकिन नॉन जाट चेहरा और सिटिंग MP कुलदीप बिश्नोई का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उन्हें बिल्कुल भी चुनौती नहीं मान रहे हैं क्या? अगर असेंबली के चुनाव ना होते तो मैं ये स्वीकार कर लेता, लेकिन अब तो वहाँ असेंबली के चुनाव थोड़े दिन के बाद आ जाएंगे। असेंबली के चुनाव के वो वहां तक जो है करनाल अम्बाड़ा तक सारे के सारे कैंडिडेट चौटाला के नॉन जाट हैं, जाट कैंडिडेट कोई नहीं है। और इस हल्के में विशेषकर इस हल्के में पिछली दफा जाटों से जो गलती हो गई, जो मेरा सर्वे है वो ये है कि जाटों से गलती हो गई थी, उसकी पुनरावृत्ति वो बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी कि नहीं देंगे कुलदीप बिश्नोई को? बिल्कुल नहीं, एक वोट भी नहीं देंगे। और कुलदीप बिश्नोई जो है वो बहुत मिजरेबल कंडीशन में। तो यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर क्या है गुणपाल जी? डिसाइडिंग फैक्टर क्या है यहाँ पर? डिसाइडिंग फैक्टर वहाँ कुछ नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर जाट है। वो जाट डोमिनेटेड एरिया है। वहां से जितनी बार जो है 2-3 बार को छोड़ करके आपने पता है कि भी वहां से हमेशा ही हिसार में 6 बार तो नॉन जाट बने हैं और 10 बार बने हैं जाट, चाहे पार्टी कोई हो। 2 बार भजनलाल और उनके बेटे बने हैं, 1 बार लाला चिंतराम बने हैं सबसे पहले, उसके बाद जो है भार्गव जी बने हैं, 1 बार मंदिराम गोदारा बने हैं। बाकी वहां से जाट ही जीतते रहे हैं, इसलिए उस सीट के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत टक्कर हो। ओमकार जी एक बात बताइए, आखिर जाट में उनके मानसिकता में किस तरह की बातें चलती हैं कि हमारे कौम को हमारे प्रतिनिधित्व करने वाला कोई मिल गया, सिर्फ इसी वजह से वोट दे दो? क्योंकि जाटों को आरक्षण दिया, आरक्षण देने के वक्त जाटों की तरफ से ये बातें आई कि हम कांग्रेस का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। क्या ये फैक्टर काम नहीं करेगा संपत सिंह के लिए? हिसार की अगर हम बात करें, क्योंकि हिसार के मैयड़ में ही हमने देखा था कि वहीं से शुरुआत हुई और वहां से तमाम बिगुल बजते रहे। देखिए जी, नहीं, जाटों को आरक्षण की घोषणा कब की गई? ये देखिए, टाइम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब चुनाव बिल्कुल सिर पर थे उस समय जाटों को आरक्षण का फैसला कैबिनेट ने लिया। और दूसरी बात यह है कि जाट नहीं कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को वोट देंगे जी। जाट आरक्षण संघर्ष समिति भी 2-3 गुटों में बटी हुई है।
उसमें भी एक गुट के नेता हैं हवा सिंह सांगवान, जिनको चीफ मिनिस्टर का करीबी माना जाता है। तो वो ही कह रहे हैं कि साहब जाट जो है वो कांग्रेस को वोट देंगे। तो ये मान लेना कि सारे जाट अब लामबंद हो गए कांग्रेस के पीछे, मेरे विचार से सही नहीं होगा। ठीक है ओमकार चौधरी जी, अगर जाट वोटर्स ही डिसाइडिंग फैक्टर हैं हिसार की सीट, हिसार की सीट पे, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि संपत सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच ये वोट बट जाए और फायदा कुलदीप बिश्नोई को हो जाए? देखिए, जो डॉक्टर सांगवान अभी कह रहे थे कि संपत सिंह भी जयप्रकाश जैसे कैंडिडेट साबित होंगे, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं जी। संपत सिंह का हिसार जिले में अपना एक सम्मान है और वो जयप्रकाश से अच्छा चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर मुकाबला निश्चित रूप से दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई के बीच में होगा, ये भी बिल्कुल सही और फैक्ट है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? गुणपाल जी, देखिए, मैं नहीं समझता कि कुलदीप बिश्नोई 6200 वोटों से जीता था। उससे पहले चोई भजनलाल 7200 समथिंग से जीते थे, और आज की तारीख में वहाँ जो है हरी सिंह ज्वाइन कर गया, हरी सिंह सैनी ज्वाइन कर गया बीजेपी, मतलब NLO, इसी तरह से दूसरे ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस दफा तो हिसार में कुछ सीटें आप वाले काट जाएंगे, पर्टिकुलरली बनिए की सीटें काटेंगे, बनिए के वोट काटेंगे आप वाले। युद्धवीर सिंह है आपका, जाटों की वोट जो है वो बटने का सवाल नहीं पैदा होता। मैं माननीय महोदय से सहमत नहीं करता। जाट कभी डिवाइड होता है तो यहाँ से भिवानी से कुलदीप बिश्नोई भी जीत गया था, लेकिन डिवाइड जाट नहीं होगा, एक तरफा जाएगा तो आगे कोई अड़ेगा नहीं, जाट जीतेगा। बिल्कुल जाट जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सांगवान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओमकार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जातिगत राजनीति और जातिगत समीकरण किस हद तक हावी रहे हैं लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की। उम्मीद है कि जातिगत समीकरण को आपने भी अच्छी तरह से समझा होगा। इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर नजर डालते हैं। पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने दिल्ली स्थित अपने फार्म हाउस पर समर्थकों के साथ बैठक की है। इस बैठक में विनोद शर्मा ने समर्थकों के साथ राय मशवरा किया है। मीटिंग के बाद संकेत मिले हैं कि विनोद शर्मा नई पार्टी बना सकते हैं, और इसके लिए वो कल चंडीगढ़ में एक बैठक करेंगे और फिर वीरवार को गुड़गांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी तरफ से की जाएगी। इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। कांग्रेस छोड़ने के बाद वो हजका में शामिल हो रहे थे, लेकिन सुषमा स्वराज की आपत्ति के बाद हजका के दरवाजे भी उनके लिए बंद हो गए। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि करनाल से उनको हजका की तरफ से टिकट मिल सकता है, लेकिन आज स्पष्ट कर दिया गया हजका की तरफ से भी कि उन्होंने चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट दे दिया करनाल से, तो रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए। अब विनोद शर्मा अपनी एक पार्टी बना सकते हैं, ये इस वक्त की सबसे अहम खबर सामने आ रही है। जी हां, कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद एनडीए ने भी विनोद शर्मा को नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया था। उसके बाद उनके पास फिलहाल एनडीए में शामिल होने का कोई विकल्प नहीं था। दिल्ली स्थित अपने फार्म हाउस में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की है और संकेत ये मिल रहे हैं कि वो एक अलग पार्टी का गठन करेंगे और रविवार को गुड़गांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी भी लोगों के साथ साझा वो कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा घटनाक्रम है। कांग्रेस का वो साथ छोड़ चुके थे और बीजेपी हजका यानी कि एनडीए में उनके शामिल होने पर वरिष्ठ नेताओं ने आपत्ति जताई थी। इस वक्त हमारे संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। धर्मवीर,